इवन गुजरात भी जिसको गुजरात मॉडल बार बार ही कहते हैं बीजेपी वाले, गुजरात मॉडल में गुजरात जो है नीचे से 500 नंबर आता है एसडीआई में, इतना पिछड़ा हुआ गुजरात है। गुजरात की बात आती तो वो दिखा देते हैं कि ये गोमती रिवर फ्रंट है या अडानी की इतनी आमदनी है, जामनगर रिफाइनरी। इंडिया की सबसे बड़ी डेफिसिट है गवर्नेंस डेफिसिट, प्रशासन में सुधार, शिक्षा और चिकित्सा पे खास तौर पर ध्यान। दुनिया का कोई भी देश जो है विकसित है वो शिक्षा और चिकित्सा को नज़रअंदाज करके नहीं बन पाया है, तो शिक्षा और चिकित्सा मेन फोकस होना चाहिए। क्या ये जो विश्व गुरु का नारा है आपकी नज़र से कैसा देखते हैं इसको? क्या नहीं पूरा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो बल्कि हम मानवता के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये स्लोगन अलग है, बीजेपी के दिए हुए स्लोगन है सारे के सारे, ये मानवता की खिलाफत है। क्योंकि जब तक इतनी आबादी भूखा रहता है, इतनी आबादी, हंगर इंडेक्स में नीचे है, एसडीआई में हम बहुत नीचे है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओवरऑल में। इवन गुजरात भी जिसको गुजरात मॉडल बार बार ही कहते हैं बीजेपी वाले, गुजरात मॉडल में गुजरात जो है नीचे से 500 नंबर आता है एसडीआई में, इतना पिछड़ा हुआ गुजरात है। गुजरात की बात आती तो वो दिखा देते हैं कि ये गोमती रिवर फ्रंट है या अडानी की इतनी आमदनी है, जामनगर रिफाइनरी। लेकिन गुजरात में शिक्षा और चिकित्सा, सरकारी स्कूलों का, सरकारी हॉस्पिटल का या सरकारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उनकी हालत देखेंगे तो शर्मराई हुई है बिल्कुल। इसलिए गुजरात नीचे है एसडीआई में ओवरऑल देखेंगे तो ये शिक्षा और चिकित्सा को नज़रअंदाज वहाँ ज़्यादा किया जा रहा है जहाँ बीजेपी की सरकार है। क्योंकि उनका है कि अगर जागरूक शिक्षा और चिकित्सा पे जोर दिया तो समाज जागरूक हो जाएगा, और जागरूक समाज हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, वो बीजेपी को समझ जाएगा। फिर वो उनको बहकाव में मिसलीड नहीं किया जा सकता वो समाज। क्योंकि एक राइटर ने कहा था कि अल्टीमेट विजिलेंस इज सोशल विजिलेंस, वो ऐसी नौबत वो कभी नहीं आने देगी बीजेपी। इसलिए 6000 स्कूल बंद हुए, और गुजरात में ही नहीं है, हरियाणा में बंद हुए, मध्य प्रदेश में बंद हुए, यूपी में बंद हुए सरकारी स्कूल। तो इनकी गलत दिशा पे ले आ रहे। और रही बात विश्व गुरु की, ये तो एक भ्रमित करने वाला है ताकि लोगों को, वोटर को लुभाया जा सके कि मनुवाद वर्सेस मानवता, मनुवाद वर्सेस मानवता। अब मानवता को चुनना पड़ेगा, चुनना चाहिए और चुनना पड़ेगा। क्योंकि मनुवाद तो है पैरासिटिज्म बढ़ाता है, जो पैरासिटिज्म इंटेलेक्चुअल उनको बढ़ाता है। अब वो दौर जाएगा, लेकिन अभी लग रहा है कि वो हावी है, लेकिन ये धूल हटेगी। नहीं सर, वही तो ना जो आप संविधान की बात कर रहे हैं लगातार, और बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, वो तो जो उनके मानने वाले हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, वो तो लगातार एक बात कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र न कभी था, न है, न होगा। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था। हिंदू राष्ट्र का प्लान है 2024 तक का, उसका क्या कहेंगे? नहीं, आरएसएस कुछ भी कर ले। आरएसएस क्या है? आरएसएस अपना में संसद दी है, और मनुस्मृति हमारा संविधान नहीं है। तो आरएसएस का बोलने का ये भ्रमित करने का तरीका है। इसीलिए वो शिक्षा और चिकित्सा को नजरअंदाज करते हैं ताकि लोग पढ़ लिख कर समझदार ना हो जाए। सशक्त समाज से वो डरते हैं, समाज की जागरूकता है वो डरते हैं, क्योंकि जो जागरूक हो उसको भ्रमित नहीं किया जा सकता। तो ये आरएसएस का प्लान है, साजिश है। मैं कहूँगा साजिश है, प्लान भी नहीं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो गए। लेकिन अगर वो प्लान कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा से, स्वास्थ्य से दूर कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम एक तो जागरूकता पैदा कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा जैसे गवर्नेंस डेफिसिट किससे दूर होगी? जब हम किसी सिस्टम को एक्सपोज करते हैं। आरटीए के जरिए हमारा मिशन जेबी में काम कर रहा है, और जहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ होती है, खासतौर पे दलित तबके पे, वहाँ हम उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, हिटबैक कर रहे हैं, उसको काउंटर कर रहे हैं ताकि आगे ना बढ़े। इस पर मिशन जेबी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आ रहा है और काम भी कर रहे हैं। जैसे अभी देखा होगा आपने, इंदर बेगवाल की हत्या हुई, मैं तो उसको मर्डर ही कहूँगा, पीट के उसको मार दिया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो उसमें क्या है कि ये बड़ा दुख का विषय भी है एक, कि मैं जैन हूँ, मैं दलित नहीं हूँ, लेकिन वहाँ हम लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में गए। हरीश मेहरा जी जो राजपूत समुदाय थे, अब वो बौद्ध बन गए। हमारे जैसे लोग वहाँ बहुत कम थे, मतलब वहाँ 2000 आदमी होंगे, तो उसमें मुश्किल से 5 या 6 लोग वैसे होंगे, टू माई नॉलेज। लेकिन जैसे जॉर्ज फ्लॉयड को मारा, एक ब्लैक को मारा, वाइट ने कस्टडी में मारा, अमेरिका में विरोध हुआ, हम लोग भी जंतर मंतर पर गए। तो अमेरिका के अंदर भी लगभग 40% वाइट लोग भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। यहाँ बड़े दुख की बात है और बड़ी गिरवी बात है कि जो एट्रोसिटीज़ करते हैं, बाकी लोग या तो चुप रहते, उन्हीं के तबके के लोग, या चुप रहते, या उसको कई लोग जस्टिफाई करते, और कई तो लोग ग्लोरीफाई करते कि इस सिस्टम में चलता आया है। अब मैं कहता हूँ, ये बात अब चलेगी नहीं। अब ये बात पे ग्रहण लगेगा, ये बात रुकेगी। और अब एक बात और भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अब वो नहीं चलेगा कि कर्म कीजिए फल की इच्छा न कर। मैं कहता हूँ कर्म होगा, फल की न केवल इच्छा होगी, फल को पाने की कोशिश होगी, फल न मिलने पे पूरा संघर्ष भी होगा। बिल्कुल, स्टेटस को की थ्योरी को मैं डिस्कार्ड करता हूँ। जिस तरीके से भ्रमित थ्योरी है। जी। जिस तरीके से बिल्किस बानो का रेप होता है, उसके बाद 11 जो दरिंदे हैं जो मार देते हैं उनके बच्चों को, बेटियों को मार देते हैं, पूरे घर को ख़त्म कर देते हैं, उनको रिहा करते हैं, और रिहा गृह मंत्रालय से आदेश आने के बाद होता है। देखिए, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। जी सर। ये बात जब पता लगी तब आंखों में आंसू और दिल में खून ऐसे लगा उतर रहा है। क्योंकि और बात देखिए,
उनको गलत किया, प्रीमेच्योर छोड़ा उनको। इससे बड़ा घटियापन और गिरी हुई हरकत क्या थी? उनका सम्मान हुआ, मिठाइयाँ बंटी, फूल की मालाएं पहनाई उनको, और उसमें 2 मेंबर एमएलए थे जो बीजेपी के थे उस कमेटी में, रेमिशन कमेटी बनी थी, उसमें 2 एमएलए थे और लोकल डीएम और एसएसपी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सम्मान हुआ, उनका टीका लगाया गया, माला पहनाई गई। इसके अलावा अगले स्टेटमेंट आता है बीजेपी के एक एमएलए का, क्योंकि वो संस्कारी ब्राह्मण थे। जी, संस्कारी ब्राह्मण थे। इसे कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। मैं कहता हूँ मतलब निष्ठा की प्रकाष्ठा, ये हुआ, ये गलत हुआ है। और अभी देखिए ना, एक और आपका एग्जांपल ऐड करता हूँ। 1 साल में 3 बार तथाकथित सतगुरु राम रहीम क्या क्या लिखता है, गुरु मित्र राम, 3 बार उसको पैरोल में छोड़ा है, एक महीने की। उसके खिलाफ, हाँ, उसके खिलाफ रेप और मर्डर में कन्विक्ट है वो। 2 साधुओं को रेप करने का है। हाँ, रेप है और पत्रकार को मारने का है, और वो कन्विक्ट है, वो एक्यूज नहीं है जो है। हाँ। और वो साध्वी, आपको बता दें कि जिसके रेप करने का उन पर आरोप है, आरोप क्या है कि साबित हो चुका है, साबित हो चुका है। 10-10 साल के लिए जेल, 10-10 साल के लिए वो जेल में है, उनको पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। तो एक तरफ जैसे रूलिंग पार्टी बीजेपी और इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि नारी का सम्मान भारत ऐसा था, देवियों का देश है, पर कंजक पूजा भी करते हैं, ये करते हैं, हम वो करते हैं, पाँव भी धोते हैं कंजक के, योगी भी और वो भी। ये तो एक होता दिखावा, मैं कहूँगा इसको छलावा। लेकिन रियलिटी ये है कि आप एक रेपिस्ट को, मर्डर करने वाले को आप बार बार पैरोल में छोड़ो, और उन 11 दरिंदों को, उसमें उनमें एक 3 साल की बच्ची को पटक के मारा था वहाँ, जो गुजरात में बिल्किस बानो का केस हुआ। और बिल्किस बानो, मुझे कल 2 दिन पहले टीवी के माध्यम से पता चला, NDTV के माध्यम से, वो उस घर नहीं जा पाई जो उसने घर छोड़ा था, वो घर पर नहीं जा पाई। आसपास उन्हीं लोगों का घर है जिनको छोड़ दिया गया है। और मुझे, मैं अपना बताता हूँ, ये तो पूरे राष्ट्रीय हुआ है, मैं व्यक्तिगत, मेरे को सिर्फ ऐसे विचार रखने से, और मैं फेसबुक पे भी लिखता रहता हूँ, मुझे फ़ोन आता है, मुझे गालियाँ पड़ती है, मेरे साथ कई बार वो होता है। लेकिन कई लोग हैं जो गालियाँ देते हैं, यही मनुवादी विचारधारा के, कई लोग तो मेरे साथी क्या कहते हैं, कई साथी तो मेरे साथी है जो दूसरी विचारधारा के, वो कहते हैं आप जैन साहब इन लोगों के चक्कर में कब से पड़ गए, पर भाषा देखिए इन लोगों की। तो मेरा कहने का मतलब है कि कई बार हमें वो होता है, लेकिन अब ये सोच के हमारे और हौसले बढ़ते हैं कि जब देश में बाबा साहब जैसे आदमी हुए जो इतने सख्त थे, उन्होंने कितना सहा होगा। मेरे पास तो उसका आधा % भी नहीं है, 0.1% भी नहीं सह रहा हूँ मैं, लेकिन उन्होंने कितना सहा होगा उस टाइम में, उस दौर में। ये सोच के तो रोंगटे भी खड़े होते हैं, लेकिन ये सोच मेरे अंदर एक नई ताकत भी देती है कि मैं और पुरजोर तरीके से साथ रहूं। और मैं आपको बताता, आपकी जानकारी के लिए, राजेंद्र पाल गौतम जी, हरीश मेहरा जी और मैं, हम इकट्ठे पढ़े हुए, जब एडवोकेट नहीं थे, हम LLB के स्टूडेंट हैं कैंपस सेंटर से, तब से हम इकट्ठे लगातार टच में हैं। एक साथ हैं आप तीनों लोग एक साथ हैं। और हरीश मेहरा जी तो उनके चैम्बर पार्टनर भी हैं, एक ही चैम्बर से वो करते हैं, वाई 24 से, मेरा वाई 75 है। तो हमारी विचारधारा ये नहीं कि ओवरनाइट आज बन गई है या अचानक आ गए, हम शुरू से जुड़े हुए आपस में लगातार। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब गुजरात में जा रही है, क्या लगता है कि पॉलिटिक्स बदल रही है या फिर बीजेपी गाली बहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन का मुख्य उद्देश्य वही था कि व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। तो एक बात है कि जब मोदी जैसा व्यक्ति भी स्कूल में जाके बात करता है, बैठता है, चाहे वो स्कूल क्लासरूम बनावटी हो, जब शिक्षा की बात अमित शाह जैसा आदमी करता है, तो फ़र्क तो रिफ्लेक्शन है। ये आपका रिफ्लेक्शन बीजेपी के अंदर है, बीजेपी के अंदर आपका रिफ्लेक्शन है। और उससे पहले आपने देखा होगा कि उड़ीसा के एक, उसने भी कहा था, उत्तराखंड जहाँ बीजेपी है, उन्होंने कहा कि हम भी मोहल्ला क्लिनिक करेंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यातायात के साधन कम होते हैं, इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट रहेगा। तो इट इज़ रिफ्लेक्शन हर जगह है इसका, ये अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से एक छोटी सी पार्टी है, 2012 में बढ़ती है, उसके बाद 3 मरतबा दिल्ली में सरकार बनाती है, फिर पंजाब में सरकार बनाती है, गुजरात में मुमकिन है? देखो, उम्मीद है हमें, हाँ जी, उम्मीद है। हाँ जी। एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अब देश जाग गया है, देश में मनुवाद और मानवता दोनों के बीच में संघर्ष पूरे पैमाने पे आएगा और मानवता की जीत होगी। हम मानवता के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।